हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक देम। आज हम जो करेंगे इस अपने वीडियो में ये लीगल स्टडीज से रिलेटेड है। लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं और एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये जो लॉ का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आता है और इसके अंदर ही ये इसके सब टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं। दीज आर ऑल डॉक्ट्राइन्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप इसको देखने के बाद आप आराम से समझ पाएंगे कि इन सब का मतलब क्या है और इन केस यू आर गिविंग एग्जाम्स और एंट्रेंस अगर ये क्वेश्चन आता है यू वुड बी एबल टू आंसर दोज वेरी इजीली। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ जिससे कि कोई मुश्किल ना हो। सो द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डू इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी। तो अब आपको जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डॉक्ट्राइन वर्ड हो, डॉक्ट्राइन का मतलब बेसिकली लॉ होता है। लॉ ऑफ सिवेरेबिलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी का मतलब है इट इज नॉट द होल एक्ट विच वुड बी हेल्ड इनवैलिड। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी लॉ जो हमारे कंट्री में है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के, वो कोई भी लॉ पूरा का पूरा इनवैलिड नहीं हो सकता अगर वो इनकंसिस्टेंट है। किससे इनकंसिस्टेंट है? विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ओनली सच प्रोविजंस ऑफ इट विच आर वायोलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड दैट द पार्ट विच वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इज सेपरेबल फ्रॉम दैट विच डज नॉट आइसोलेट देम। तो स्टूडेंट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इट इज नॉट द होल एक्ट। पहली बात कि पूरा एक्ट इनवैलिड नहीं होएगा इसमें, विच वुड बी हेल्ड इनवैलिड बाय बीइंग इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता हो। ओनली सच प्रोविजंस ऑफ इट विच आर वायोलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी made invalid provided that the part which violates the fundamental rights is separable from that which does not isolate them. But if the valid portion is so closely mixed up with invalid portion that it cannot be separated without leaving an incomplete or more or less mingled remainder, the court will declare the entire act void. So students, basically डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी में और कुछ नहीं है, बड़ा ईजी है समझने में। अगर कोई भी एक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता है, पहली बात कोशिश ये की जाएगी कि पूरे एक्ट को इनवैलिड नहीं किया जाए। अगर उसका कुछ पार्ट जो कि इनवैलिड है और इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर उसको अलग करके उसको वॉइड करके बाकी एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो चल जाएगा। लेकिन कोई सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि उस पार्ट को अलग करा ही नहीं जा सकता जो कि इनकंसिस्टेंट है, वो इतना ज़्यादा मिक्स है पूरे एक्ट में कि अलग करा ही नहीं जा सकता, उस कंडीशन में वो पूरे एक्ट को वॉइड कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिवेरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी मतलब सेपरेट करना। इस डॉक्ट्राइन का इंपॉर्टेंस यही है कि it only looks at making the whole act only invalid in case where its parts of the whole act are inseparable. अगर separable हैं तो only the separable part which do not match or not inconsistent with the constitution are made void. तो basically सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं ये हिंदी में समझाऊं, अगर आप चाय बनाते हैं, अगर आप चाय बनाते हैं तो दूध और चाय को मिक्स कर देते हैं। अगर कोई ब्लैक टी पीना चाहता है जो मिल्क है उसको कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन दैट केस वो पूरी की पूरी चाय एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन इन सिनेरियो वेयर यू हैव शुगर सेपरेट, टी सेपरेट, दोनों को मिक्स नहीं किया हुआ है और आपको फीकी चाय लेनी है, शुगर आपके इनकंसिस्टेंट है, तो आप शुगर को चाय से अलग रख के सिर्फ चाय अलग कर देंगे और शुगर को अलग कर देंगे।
सिंपल। अगर मिक्स इतना हो गया कि अलग नहीं कर सकते तो पूरी की पूरी चीज़ वॉइड हो जाएगी। अगर सेपरेट कर सकते हैं तो जो सेपरेट किया है वही पोर्शन इनवैलिड किया जाएगा। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये अब मैंने इसको बड़ा इजी और कर रखा है इन लेमैन लैंग्वेज, यानी कि आम आदमी की भाषा में। इट इज़ मोर लाइक अ फिल्टर, छलनी की तरह है, थ्रू विच प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले जितने भी लॉज हैं वो उस छलनी में से निकलते हैं, फिल्टर में से निकलते हैं। एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट एंड इट्स एब्सेंस वुड नॉट अफेक्ट द कार्डिनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टैच्यू, द फिल्टर विल स्टॉप दैट प्रोविजन एंड लेट द होल स्टैच्यू पास थ्रू इट। यानी कि उस फिल्टर में से सिर्फ वही पास होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट जो भी पार्ट होगा वो उस फिल्टर के ऊपर रह जाएगा। इफ सच प्रोविजन इज कार्डिनल टू द फंक्शनिंग ऑफ द होल स्टैच्यू, अगर कोई ऐसा है कि वो पूरी की पूरी चीज को अलग नहीं कर सकता, देन द फिल्टर विल स्टॉप द होल स्टैच्यू ऑल टुगेदर फ्रॉम पासिंग ऑफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें हमने एक केस रेफर किया है जो हर एक बुक में भी आपको मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये आपका डिटेल्स हैं इसकी। एंड हेल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन माइनस सेक्शन 14 was valid, as the omission of section 14 from the act will not change the nature and object of the act, and therefore the rest of act will remain valid and effective। तो इसको हम समझते हैं। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, आपको पता होगा किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले किसी इंसान को डिटेंशन में रखना। अगर मान लीजिए कि जैसे 15 अगस्त है, अगर हमें पता है कुछ लोग दंगा फसाद करने वाले हैं, पुलिस उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेती हैं, ऑब्जर्वेशन में रख देती हैं। या अगर अभी हमारे कोरोना हुआ था, सो हम लोगों को लॉकडाउन हो गया था, वी वर इनसाइड अवर होम्स, तो ये जो है सेक्शन 14 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है कि राइट ऑफ फ्रीडम, उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम राइट ऑफ फ्रीडम को और प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलग अलग कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, तो दैट बिकम्स वैलिड। इसमें द पेटिशनर हु वाज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट applied under Article 32 of the Constitution for a writ of habeas corpus and for his release from detention। उसने कहा जी मेरी राइट ऑफ फ्रीडम है, मुझे तो आप रिलीज कीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आप कारण आप इनकंसिस्टेंट कर ही नहीं सकते। ऑन द ग्राउंड दैट द सेक्ट एक्ट contravened the provisions of Articles 13, 19, 21 and 22 of Constitution and was consequently ultra rights and that his detention was therefore illegal। उसने कहा कि ये इसलिए इलीगल है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता है। इन कंटिन्यूएशन नेक्स्ट हमने इसमें एक केस रेफर किया है। इन द केस ऑफ A.K. गोपालन versus the state of Madras, it was held by the majority judges that punitive and preventive detention were outside the ambit of Article 19, that is the right of freedom। वो Article 19 जो कि right of freedom है हमारा, उससे बाहर है, वो बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, they are separate। Hence the Preventive Detention Act 1950 had not violated it। इसका मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक्ट है उसने इसलिए राइट ऑफ फ्रीडम को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको वायोलेट नहीं किया। Therefore, it was also contended by the court that the said article which provides protection to citizens who are free, जो लोग फ्री हैं उनको प्रोटेक्ट करता है किसी एक बंदे को या कुछ लोगों को डिटेंशन में रखने से। Therefore, not the citizen whose freedom is restrained by law, and the question of enforcing Article 19(1) does not arise। यानी कि हम फोर्सिबली सबको फ्री नहीं रख सकते। Preventive detention will be valid। The Preventive Detention Act
1950 has followed the valid procedure as in the form enacted by the state's law, and therefore the apex court came upon the argument that it does not infringe upon the rights under Article 21 of the Indian Constitution. Article 21 जो है वो पढ़ता है, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, मैं बाकी डॉक्ट्राइन्स भी आपको आगे बताऊंगा. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे समझाऊं जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज, स्पेशली फॉर द लॉ. In my next video, I will be covering the other doctrines.